हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर का 5th सेशन। ये सेशन में हम देखेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या है, मतलब वो काम क्या करने वाले हैं मैनेजमेंट के पार्ट में। वो प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे फंक्शनल एरिया क्या है, मतलब आप जब एक बिज़नेस चला रहे हो तो वहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। तो यहाँ पे मेनली उन्होंने 4 तरीके के काम बताए हैं। एक तो मार्केटिंग होगा, तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करोगे, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप जब एक्चुअली जॉब करते हैं तो मैं बहुत अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन 4 है वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहले है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी एज वेल एज मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ है, ऑफिसर्स है, वो लोग क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो सर्विसेज है, उसके मार्केट में डिमांड है कि नहीं, उसकी मार्केट में डिमांड किस तरीके से इंक्रीज़ की जाए, और उसके लोगों का ओपिनियन क्या है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, ये सारा रिसर्च करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड मतलब आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपना जो प्रोडक्ट है पहले से अहमदाबाद में ज़्यादा स्टॉक बेचूं, या फिर मैं पूरे गुजरात में बेचूं, या फिर मैं पूरे इंडिया में बेचूं, कौन कौन से सिटी में बेचूं, उसको अलग अलग सिटी में किस तरीके से पहुंचाऊंगी। ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट को देखना है कि कैसे पहुंचाना है उसको अलग अलग सिटी में, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब आपके जो ऑफर्स आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री है, डिस्काउंट्स है, ये सब सेल्स प्रमोशन में आएगा। स्टोरेज मतलब आप अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको किस तरीके से स्टोर कर रहे हो। अगर आपने कोई वेयर हाउस भाड़े पे लिया हुआ है, और अगर वो वेयर हाउस भाड़े पे लिया है तो फिर उसका इंश्योरेंस देखना है। ये सब कुछ भी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड्स द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे क्या लिख बोला है, डिसाइड करता है नेसेसिटी ऑफ कस्टमर। वो इट डज़ नॉट नो द नेसेसिटी, वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा, वो डिसाइड कर रहा है। मतलब वो एक नेसेसिटी क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई वो आपसे आके पूछेगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं, आप ना बोलोगे या फिर हाँ बोलोगे, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके नेसेसिटी को जानने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू नो योर नेसेसिटी। पर यहाँ पे क्या बोला है, डिसाइड्स, मतलब वो किस तरीके, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपको आपके मन में एक क्रिएट कर रहा है एक नेसेसिटी को। वो किस तरीके से क्रिएट करेगा, वो जैसे ये जो कंपनीज़ है वो बोलेगी कि देखो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, देखो हमारा प्रोडक्ट सारे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं, आप ये यूज़ करोगे तो आप भी बहुत कूल लगोगे। इस तरीके से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगी और एक नेसेसिटी को क्रिएट करेगी आपके मन में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिक ये काम है कि उसको आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करके एक नेसेसिटी क्रिएट करनी है। एक बार ये नेसेसिटी जब आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है, उसके बाद वो नेसेसिटी को वो गुड्स एंड सर्विसेज, उस नेसेसिटी को नज़र में रखते हुए वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करेंगे, और फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज आपको अवेलेबल करवाएंगे। Thus, it can satisfy the needs of a particular group or customer or group of such people. तो इस तरीके से वो जब आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दे आर satisfying and satisfying the needs of a person or a group of persons. और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या है, उनका एम है कि वो जो कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज है उसके लिए डिमांड क्रिएट करें। अभी इनके हम मेन फंक्शंस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। पहला तो है प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा उनको प्राइस देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और प्रमोशन देखना है। प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट का अपीयरेंस कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, उसका कलर, साइज़, शेप, वेट, प्रिंट, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें कैसे रहेगी। तो आप अगर बड़े बड़े बहुत से कंपनी में जाओ, जैसे हिमालय में जाओ, आप जॉनसन्स एंड जॉनसन्स में जाओ,
तो यहाँ पे सब कैसे रहता है कि उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट। ये जो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, अगर आपको एक लोशन का बॉटल उठाओ तो लेकिन वो लोशन के बॉटल को पूरा डिज़ाइन किया जाता है वहाँ पे। वो लोशन के बॉटल के ऊपर कहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का नाम लिखा जाएगा, कहाँ पे इंग्रेडिएंट का नाम लिखा जाएगा, ये पूरा डिज़ाइन किया जाता है। वो बॉटल का शेप क्या रहेगा वो भी बहुत सोच समझ के किया जाता है। बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें होती हैं वही आपकी जो कंपनी है उसका आइडेंटिटी क्रिएट करता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो, जैसे डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ का एक उसका एक स्पेसिफिक कलर है जिसमें डोमिनोज़ का नाम लिखा जाता है, उसके सामने एक लोगो है। अगर आप सपोज़, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हुए हैं जो डोमिनोज़ का जो वही डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं लेकिन वो नाम अलग कुछ रखते हैं, जैसे रोमिनोस रख देते हैं या फिर जोमिनोस रख देते हैं। लेकिन आप पहली नज़र में जब उसको देखोगे ना, आपको लगेगा ये डोमिनोज ही है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हम उसको रीड नहीं कर रहे हैं कि भाई ये रोमिनोज है, जोमिनोज है, क्या लिखा हुआ है, पर हमने वो जो डिज़ाइन है, वो जो कलर है, वो सबको अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ये तो डोमिनोज का डिज़ाइन और कलर है। बिकॉज वो जो इतना हमारे दिमाग में बैठ गया है, वो डिज़ाइन, कलर, शेप, वो सब कुछ। तो इसीलिए ये सारी जो अपीयरेंस वाली जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट के अपीयरेंस है, ब्रांडिंग का अपीयरेंस है, ये सब चीज़ें बहुत ही सोच समझ के किया जाता है। नेक्स्ट है वेट। तो जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि बड़े बड़े, जैसे आप शैम्पूस देखोगे, अगर शैम्पू का बहुत बड़ा बॉटल है, अगर और आप पहली बार उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या खरीदोगे? क्या कभी नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि आप सोचोगे कि पहले मेरे को एक बार ट्राई करने दो, उसके बाद ही तो कोई बड़ा बॉटल खरीदेगा। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट को सोचना है कि अगर मुझे ज़्यादा लोगों को अपने पास खींचना है तो मुझे छोटे बॉटल्स में जो ट्रायल पैक्स है वो अवेलेबल करवाना पड़ेगा, या फिर मुझे हर एक कौन कौन से साइज़ के बॉटल में जाना है, छोटे बॉटल में, मीडियम बॉटल कितने लीटर का होगा, बड़ा बॉटल कितने लीटर का होगा, ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है गारंटी ऑफ वर्क। गारंटी मतलब आपको पता है, गारंटी वारंटी, कि अगर आपका जो प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो फिर वो शॉप वाला बोलता है कि ठीक है, आपका अगर प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है विदिन 2 इयर्स तो मैं ही उसको रिपेयर करके दूंगा। या फिर जैसे अगर आपने कार ख़रीदी है तो कार जब भी ख़रीदते हैं उसके बाद 5-6 सर्विसेज फ्री मिलती है आपको, 4 सर्विसेज समथिंग आपको फ्री मिलती है। तो ये सब गारंटी वारंटी ऑफ वर्क हुआ। आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस मतलब गारंटी वारंटी, वारंटी में क्या होता है कि आपका अगर ख़राब हो गया तो आपको रिपेयर करके देंगे। आफ्टर सेल्स में मतलब आपने ख़रीद लिया, उसके बाद घर पे आके वो इंस्टॉल करके देते हैं। जैसे आपका एसी है, वो आपके घर पे आके इंस्टॉल करेंगे। आपका जो आरओ आप खरीदते हो, वाटर फिल्टर खरीदते हो, वो आके आपके घर पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये सब आफ्टर सेल सर्विस हो गया। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिक्स आता है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, सपोज़ आपके पास एक बिस्किट है, आपका जो कंपनी है वो बिस्किट बनाता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही टाइप का बिस्किट नहीं बनाता होगा, वो 10 टाइप के बिस्किट बनाते होंगे। मतलब एक हो सकता है ग्लूकोज बिस्किट बनाता हो, एक चॉकलेट कुकीज़ बनाता हो, एक क्रीम बिस्किट बनाता हो, एक ओट्स का बिस्किट बनाता हो, ऐसे उसके 10 टाइप के प्रोडक्ट हो गए। तो अभी जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम मैन्युफैक्चर करेगा। मतलब जैसे 100% उस आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो मैं ओट्स बिस्किट का प्रोडक्शन 20% करूँगा, मैं चॉकलेट बिस्किट का प्रोडक्शन 40% करूँगा, मैं ग्लूकोज बिस्किट का प्रोडक्शन 10% करूँगा। तो ये जो है ये आपका प्रोडक्ट मिक्स हुआ, ये कौन सा प्रोडक्ट को आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, और ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है, ये आपके डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होता है, बट बेसिकली इसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइस। तो हम सबको क्या चाहिए, हम सबको बेस्ट क्वालिटी चाहिए लेकिन कम से कम प्राइस में। कम से कम प्राइस मतलब रीज़नेबल प्राइस में। हम जैसे कभी देखो, आपके पास अगर 2 सामान रखे हैं ना, एक सपोज़ 30 रुपये का रखा है, एक 20 रुपये का रखा है, एक 10 रुपये का रखा है, तो आप यूजुअली ट्राई करोगे कि आप 10 रुपये वाला नहीं लो, और 30 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा है तो आप 30 रुपये वाला भी नहीं लोगे। आप जो 20 रुपीज़ वाला होगा, जो मीडियम रेंज का है, वो आप लेना प्रेफर करोगे। बिकॉज आपके मेंटली एक क्या होता है कि 10 रुपये वाला जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है उसका शायद क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, और जो 30 रुपये वाला है
वो आपके बजट में नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, एक रीज़नेबल रेट चाहिए। आपको क्वालिटी तो बेस्ट चाहिए लेकिन एक रीज़नेबल रेट भी चाहिए। और आप ये जो प्राइस प्रोडक्ट, इसलिए आपको क्या करना है, आप जब ये प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपका एक्चुअली कस्टमर कौन है। अगर आपका कस्टमर एक गरीब इंसान है तो वो सबसे सस्ता देखेगा। अगर आपका कस्टमर एक बहुत अमीर इंसान है, अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका जो कस्टमर है वो अमीर इंसान है, उसको अगर आप रीज़नेबल प्राइस पे दोगे ना तो वो सोचेगा कि भाई इतने रीज़नेबल प्राइस पे प्रीमियम चीज़ तो नहीं मिल सकती, तो ये कंपनी वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये कंपनी वाला ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। तो ये उल्टा पड़ जाएगा। आप भले अपना प्राइस सस्ता कर रहे हो लेकिन कस्टमर के दिमाग में ये लगेगा कि आपकी जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर है। वो ये सोचेगा कि आपका क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी नहीं है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर का दिमाग किस तरीके से चल रहा है और उसके बेसिस पे आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस डिसाइड करना है। अभी प्राइस डिसीजन में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी, होलसेल, रिटेल सेल, कमीशन। तो कमीशन तो आपको पता है मीडिएटर्स को दोगे। होलसेल और रिटेल में आप होलसेलर को कितना कमीशन देने वाले हो, रिटेलर को कितना मिलेगा, उसमें आप एमआरपी कितना लिखने वाले हो, ये सब डिसाइड होता है। फिर कितना डिस्काउंट देने वाले हो, कितने आइटम्स परचेज करेंगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट पॉलिसी मतलब अगर आप उसको कितना टाइम देने वाले हो पेमेंट करने के लिए। कुछ लोगों का होता है कि 1 महीने का क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब आज सामान ले लो 1 महीने बाद पैसा दे देना। नेक्स्ट है सेल्स पॉलिसी, तो आप किस तरीके से सेल करने वाले हो, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आएगी कि आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे, आप होलसेलर को दोगे, रिटेलर को दोगे, किस तरीके से उसको करने वाले हो और कहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट देने वाले हो, ये सब सेल पॉलिसी में आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आपने देखा होगा ना कि जैसे गृह उद्योग वाले लोग होते हैं वो घर पे आते हैं, आपके घर पे आते हैं, वो सब सामान लेके आते हैं और फिर आपके घर पे आके सेल करते हैं। तो यूजुअली जो गृह उद्योग वाले होते हैं वो ऐसे करते हैं। फिर कभी कभी कोई नए डिटर्जेंट ब्रांड और सब लेके आते हैं घर पे कि आप इसको ख़रीद लीजिए, हम आपको प्रोडक्ट डेमो दे देंगे। तो ये सब डायरेक्ट सेलिंग हो गया जो भी आपके घर पे आ रहा है। और उसके बाद या फिर आप होलसेलर को दे सकते हो, होलसेलर अपने एरिया के रिटेलर्स को देगा, या फिर आप डायरेक्टली रिटेलर्स को दे सकते हो, प्रोविजन स्टोर वालों को दे सकते हो। अभी ये होलसेलर रिटेलर को कैसे पहुंचाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे आप उसको, तो ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान भी मार्केटिंग मैनेजमेंट को रखना है। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो प्राइस और प्रमोशन में क्या फ़र्क है, प्राइस जो है ना वो फिक्स्ड ही रहेगा। प्रमोशन मतलब जो बाई 1 गेट 1 फ्री होता है, जो एडिशनल डिस्काउंट होता है, फेस्टिवल डिस्काउंट होता है, वो प्रमोशन में मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रमोशन, मेरा जो बिस्किट वाला एग्ज़ाम्पल है, तो अगर मेरा 5 रुपये का बिस्किट है तो मैं प्रमोशन में ये लिख सकती हूँ कि बाई 1 गेट 1 फ्री है ये वाले वीक के लिए। तो प्रमोशन कैसा होता है, अच्छा लास्ट वीक जो था बाई 1 गेट 1 फ्री था, अभी ये वीक गई तो उन्होंने प्रमोशन निकाल दिया। तो एक कस्टमर के दिमाग में ओके ठीक है प्रमोशन मिस हो गया हमारा। लेकिन अगर वो सेम चीज़ प्राइस पे हो कि भाई लास्ट वीक वो 5 रुपये की थी, ये वीक में वो 10 रुपये की होगी, तो कस्टमर तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा भड़क जाएगा कि यार तुम एक हफ्ते में उसका प्राइस डबल किस तरीके से कर सकते हो। जब बाई 1 गेट 1 था तो एक्चुअली यही हो रहा था, उसका जो प्राइस था वो हाफ़ हो गया था। आपको 5 रुपये में 2 पैकेट मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक पैकेट 2.5 का है। ये वीक में जब वो प्रमोशन निकल गया तो वो एक पैकेट 5 रुपये का हो गया, मतलब उसका भाव डबल हो गया। लेकिन आप डायरेक्टली जब प्राइस पे ये चीज़ चेंज करोगे ना तो कस्टमर का दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे धक्का लगेगा। तो इसीलिए जो कंपनीज़ है वो प्राइस को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है। वो लोग क्या करते हैं, उनको अगर डिस्काउंट देना है तो इनडायरेक्टली वो लोग मतलब या तो प्राइस घटाना है या बढ़ाना है तो इनडायरेक्टली वो लोग करते हैं, वो लोग डिस्काउंट देते हैं या फिर ऐसे ऑफर्स निकालते हैं। So promotion matters like advertisement, publicity, selling through salesmen and means to attract customers and trade. इसमें प्रमोशन में दूसरे एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं।
नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है हमारे। तो जैसे भी हमारे बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर है, वो सब नॉन लिविंग है और वो सबको ऑपरेट करने के लिए हमको एक लिविंग ह्यूमन की ज़रूरत होती है। तो सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज़, इसीलिए हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन मैटर्स लाइक knowledge, intelligence, proficiency, likes and dislikes, personal development, necessity of the employees and integrates them with the business objective। तो हमको जो एम्प्लॉय का स्वभाव देखना है, उसको कितना नॉलेज है, वो कहाँ पे अपने लाइफ में कहाँ पे जाने वाला है, उसको कौन सा काम करना पसंद है, कौन सा काम करना नहीं पसंद है, वो सब देखना है। और फिर उसके जो स्वभाव है वो जो इंसान है उसको हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई इस इंसान का ये स्वभाव है, इसको हम किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? पहले तो एम्प्लॉय का सिलेक्शन, जो करेक्ट पर्सन है, करेक्ट क्वालिफिकेशन वाला, उसको करेक्ट टाइम में आपको अपॉइंट करना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। तो आप कोई भी एम्प्लॉय जब भी आएगा तो उसको तुरंत से आपके कंपनी के बारे में नहीं पता चलेगा ना। आप बीकॉम ख़त्म करके कोई भी कंपनी में जाओगे, वो किस तरीके से अपनी फ़ाइल प्रोसेस कर रहा है, किस तरीके से क्या काम कर रहा है, उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रमोशन। मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ है उसको मोटिवेट करने के लिए कि भाई ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट है डायरेक्शन देना है जो एम्प्लॉयज़ को, वो भी एचआरएम का पार्ट है। डायरेक्शन क्या देना है कि भाई ये हमारी जो बिज़नेस है उसका करंट ईयर में ये प्लान है, तो आपको इस XYZ तरीके से काम करना है, वो आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्ट करना है। ये भी HRM का ही काम है। नेक्स्ट है HRM enables to accomplish business objective by way of integrating them with individual objectives। तो आपके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके एम्प्लॉयज़ के, वो प्रमोट होना चाहता है, वो ज़्यादा सैलरी चाहता है, या फिर वो कोई और डिपार्टमेंट में काम करके ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहता है, वो सब आप अपने एम्प्लॉयज़ को समझिए। और वो जिस तरीके से काम करना चाहता है आप देखिए कि भाई अगर देखो आप वो जिस तरीके से काम करना चाहता है उसमें आप हेल्प करते हो तो वो एक मोटिवेट होगा, और जब वो मोटिवेट होगा तो वो आपके लिए बेटर अच्छी तरीके से काम करेगा। तो आपको उसका इस तरीके से यूज़ करना है कि आपका अल्टीमेटली बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। नाउ बेसिक फंक्शन ऑफ HRM इज़ टू मैनेज द एम्प्लॉयज़। तो आपको बेसिकली मतलब कुछ भी करके उसको मोटिवेट करना है, उसको मैनेज करना है। अगर आप उसको उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से उसको काम नहीं दे पा रहे हो, उसको प्रमोशन नहीं दे पा रहे हो, या कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो भी आपको उसको मैनेज करना है, आप उसको डीमोटिवेट होने नहीं देना है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग। तो हमने देख लिया कि भाई आपको वो जो भी काम होगा तो वो आपको सब कुछ जैसे बताता है कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो सब चीज़ हम जब एक्चुअली कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल यूज़फुल रहती ही नहीं है। तो एक्चुअली कंपनी वालों को आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। HRM evaluates परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड प्लेसेस देम एट द राइट पोजिशन। तो हर आपका जो ईयर एंड होगा उसमें आपका एक परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगा कि भाई आपने काम कर पाए नहीं कर पाए, आपने टारगेट फुलफ़िल कर पाए या नहीं, आप अपने टारगेट क्यों फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, और अगर आपने टारगेट फुलफ़िल कर लिए है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा नेक्स्ट। तो ये सब देखा जाएगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। अगर आपका एम्प्लॉय आपके साथ खुश है तो लेबर टर्नओवर रेट कम होगा। लेबर टर्नओवर मतलब आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। टर्नओवर रेट का मतलब ये होता है कि कितने एम्प्लॉयज़, 100 में से कितने एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग अ ईयर आपको आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में गए। अगर आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स है, आप उस सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो और आपके अगर एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि यहाँ पे तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे मेरे काम की कोई कदर नहीं है, तो वो आपको छोड़ के दूसरे बिज़नेस के पास चले जाएंगे। उसमें आपको क्या नुकसान है, आपको वापस नए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों में बहुत खर्चा होता है। तो अगर आपका लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका मैनेजमेंट ख़राब है, और वो अल्टीमेटली आपका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ाता है। तो आपका लेबर टर्नओवर रेट कम से कम होना चाहिए।
और इसमें ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर ज़्यादा लेबर आपको छोड़ के जा रहा है तो उसमें ये भी होगा, जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ है वो भी तो आपको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि सब खराब ही जा रहा है। अब वो जो बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं लेकिन वो आपके मिस मैनेजमेंट की वजह से आपसे परेशान होकर दूसरे जगह जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके जो बिज़नेस है उसका काम सफ़र होगा। नेक्स्ट है, एज पार्ट ऑफ HRM कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई विच बूस्ट देयर एंथुजियाज्म एंड एफिशिएंसी। कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको मोटिवेट करके रखना है ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए। इम्पोर्टेंस क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा बिकॉज वो खुश रहेंगे, वो अच्छी तरह काम करेंगे, उनके जो पर्सनल गोल है वो भी फुलफ़िल हो रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ठीक है मैं यहाँ पे अपना फ्यूचर बिता सकता हूँ, और उनका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। बिज़नेस का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि वो खुशी खुशी काम कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, इसीलिए वो बिज़नेस का भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, बिज़नेस का प्रेस्टीज मेंटेन होगा। जैसे बहुत बार आप देखते हो ऑनलाइन भी कि जो एम्प्लॉयज़ है, एक बार एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाता है उसके बाद वो ऑनलाइन अपनी जो पुरानी कंपनी है उसकी बहुत बुराई करता है, तो इसके वजह से जो बिज़नेस का भी जो नाम है वो ख़राब होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश है तो फिर वो आपकी बुराई नहीं करेंगे और आपका प्रेस्टीज मेंटेन रहेगा। हायर स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेंटेन्ड। आप उसको ढंग से ट्रेनिंग दे रहे हो कि भाई आपको किस तरीके से बात करनी है अपने कस्टमर से, किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाना है, और प्लस आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो डेवलप हो सके, आप उसको एंकरेजमेंट दे रहे हो, तो वो क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो बेटर तरीके से प्रोवाइड करेगा और अल्टीमेटली आपके गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगा। फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, तो सारे एम्प्लॉयज़ आराम से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, उन लोगों में आपस में झगड़े भी नहीं होंगे। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हमने देखा था कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आपका लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, मनी हो, वो सब कुछ अल्टीमेटली मैनेज कौन करता है, वो लोग ही मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज़ ही मैनेज करता है। आपका एम्प्लॉय खुश है तो वो फिर इन टर्न वो जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको अच्छी तरह मैनेज करेंगे। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, आपका लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा। जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ एनहेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। ड्यू टू HRM एम्प्लॉयज़ गेट जॉब सेटिस्फैक्शन विच फाइनली टर्न्स इनटू एनवायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। तो HRM क्या करता है, वर्क करता है ताकि एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, और एम्प्लॉयज़ अगर खुश है तो फिर जो बिज़नेस का पूरा एनवायरनमेंट है वो भी खुश रहेगा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉयज़ के बाद सबसे ज़्यादा आपको बिज़नेस को किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। बिज़नेस को शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बिज़नेस को चलाए रखने के लिए पैसे की ज़रूरत है। आपको एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखने के लिए एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी भी पैसा ही होता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस, तो फाइनेंस को संभालने वाला काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन मतलब आपको पैसा लेना है, कहाँ से पैसा आएगा। यूटिलाइजेशन मीन्स कहाँ पे पैसा यूज़ करोगे, और एलोकेशन मीन्स आपके पास 10 काम है ना, तो 10 काम को आप कितना कितना पैसा देने वाले हो, वो एलोकेशन रहेगा। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन आइडियल एंड एफिशिएंट मैटर। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट है आपको फाइनेंशियल नीड को एस्टिमेट करना है, मतलब आप पहले अपना फ्यूचर का प्लानिंग करोगे कि ठीक है नेक्स्ट ईयर मुझे इतना काम है, मुझे ये 10 जगह पे खर्चा होगा, मेरी सैलरी इतनी जाएगी, मेरा जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो लास्ट ईयर इतना था, इस साल भी इतना जाएगा, मुझे नया मशीनरी ख़रीदना है उसके लिए इतना जाएगा, मुझे मशीनरी का मेंटेनेंस वर्क करवाना है उसके लिए इतना जाएगा, मेरे जो डिस्काउंट्स देने हैं मुझे उसके लिए मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मेरे जो रॉ मटेरियल ख़रीदने हैं उसके लिए मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप एस्टिमेट करोगे कि कौन से काम के लिए कितना पैसे की ज़रूरत है। दैट इज़ एस्टिमेटिंग ए फाइनेंशियल नीड। टू मेक फिनेंशियल प्लान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन, तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग एक दिन का या फिर एक साल का भी काम नहीं है, बिल्डिंग तो 3-4 साल में बनेगा। कि भाई पहले तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करूँगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर वो जाके कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने में ही मेरा 6-7 महीने का टाइम निकल जाएगा,
उसके बाद मेरे को अगर लैंड फाइनलाइज़ करनी है, पहले लैंड फाइनलाइज़ करूँगा, उसमें 6-7 महीने निकल जाएंगे। फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करूँगा, 6-7 महीने निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा बिल्डिंग का काम शुरू होगा, उसमें भी 6 महीना तो सिर्फ जो फाउंडेशन वर्क है वो लगेगा। उसके बाद 6 महीना सिर्फ बेसमेंट लगेगा। उसके बाद 6 महीना सिर्फ फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर लगेगा। तो मैं अगर एस्टिमेट करती हूँ कि मेरे को ये बिल्डिंग लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे टोटल 10 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन मुझे आज के दिन में 10 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में मुझे सिर्फ 2 करोड़ चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर मुझे 3 करोड़ चाहिए और उसके बाद वाले ईयर में मुझे 5 करोड़ चाहिए। तो मुझे टाइम के हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे करंट में कितना पैसा चाहिए, नेक्स्ट ईयर कितना चाहिए और उसके बाद कितना चाहिए। फिर नेक्स्ट है टू प्रिपेयर बजट। तो वो हमने बोला था 10 काम है, 10 काम के हिसाब से सामने उसमें कितना खर्चा होगा, और अगर हम कोई खर्चा अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो हमको रिड्यूस भी करना है, तो उसको कहते हैं बजट। टू एलोकेट फंड। अभी मैं बोलूँ कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, मेरे पास इतने अमाउंट का लोन है, मैंने मशीनरी परचेज़ करने के लिए एक लोन लिया था, तो वो मेरे पास 5 करोड़ रुपए पड़े हैं। मेरे पास कैश लास्ट ईयर भी तो मैंने सेल किया था ना, तो वो सेल किया था, उसके वजह से मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, कैश में पड़े हुए हैं मेरे पास। उसके अलावा मैं इक्विटी, जो मेरे शेयर होल्डर्स है उन्होंने मुझे 2 करोड़ दिए हैं। मेरे पास डिबेंचर होल्डर्स है, उन्होंने मुझे उसके मेरे के पास 50 लाख पड़े हुए हैं। तो इतने पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी ये मैं जो पैसे है उसको किस काम के लिए कितना पैसा देने वाली हूँ, और अगर मुझे कम पड़ रहा है तो मैं भी कहाँ से लूँगी, तो उसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ फंड। मतलब किस काम के लिए मैं कहाँ से पैसा उठा के किस काम के लिए देने वाली हूँ। टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना शेयर होल्डर्स का इक्विटी रहेगा, कितना डेट रहेगा। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से पैसा रेस करूँगी, या फिर मैं डिवेंचर होल्डर के पास से पैसा रेस करूँगी, या फिर मैं बैंक लोन लूँगी। ये सब कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट रहेगा। तो डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड। मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे डेट ही लेना है, मुझे कर्ज़ा ही लेना है, तो कर्ज़ा भी मैं कहाँ से लूँ? बैंक के पास से लूँ, पब्लिक डिपॉजिट इशू करूँ, या फिर डिबेंचर्स इशू करूँ, या फिर कोई और मेथड से करूँ, किसी पर्सनल मतलब कोई इंडिविजुअल इंसान के पास से लोन लूँ, कैसे करूँ? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इक्विटी का और डेट का कितना रेशियो होगा, कि भाई मेरी जो कंपनी है उसमें इक्विटी 60%, मेरे कंपनी में जो पैसा है तो वो पैसे में से टोटल इक्विटी 60% है और डेट 40% है, या फिर इक्विटी 50% है, डेट 50% है। वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं मतलब जो रेशियो क्या रहेगा इक्विटी और डेट का, उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और अगर सपोज़ डेट में ले रही हूँ तो वो कहाँ से लूँगी, किस तरीके से लूँगी, क्योंकि मेरे पास तो 10 सोर्सेस है डेट लेने के लिए, लोन लेने के लिए, मैं उसको एग्जैक्टली कहाँ से लेने वाली हूँ। टू कैरी अ प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस। फाइनेंस कुछ भी कहीं से भी ले रही हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इक्विटी शेयर होल्डर के पास से पैसे लूँगी, तो उसका प्रोसीजर मुझे करना है। मैंने डिसाइड किया है कि मैंने बैंक लोन से पैसे लूँगी, तो मुझे उसका प्रोसीजर करना है। मतलब जो भी मेरा सोर्स है वहाँ से पैसे लेने का मुझे प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। टू सी दैट द एक्वायर्ड फंड आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। तो जैसे हमने देखा था बजट बनाया, तो बजट में हमने लिखा था कि मुझे मशीनरी ख़रीदनी है 2 करोड़ रुपए की, और वहाँ पे सामने मैंने बैंक के पास से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये जो लोन है ये पैसा मुझे मशीनरी ख़रीदने के लिए यूज़ करना है कंपल्सरीली। अगर मैंने उस पैसे को सपोज सैलरी पे करने के लिए यूज़ कर दिया, या फिर कोई मिसलेनियस खर्चे के लिए यूज़ कर दिया, मार्केटिंग के लिए यूज़ कर दिया, तो वो क्या हो गया, मिस एलोकेशन हो गया, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया। मतलब जिस पर्पज़ के लिए मैंने लोन ख़रीदा था उस पर्पज़ के लिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो कल को जब मशीनरी का पेमेंट करना होगा, मेरे लोन के पैसे तो मैंने मार्केटिंग में खर्चा कर दिया, सैलरी में खर्चा कर दिया, तो वो पैसा ख़त्म हो गया। तो अब मशीनरी ख़रीदने के टाइम पे मेरे पास कोई पैसा नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अगर किसी पर्पज़ के लिए लोन लिया है तो मुझे उसको वहीं पे यूज़ करना है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है और कोई मिस एलोकेशन नहीं हुआ है।
टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। तो पॉलिसी में आपके एंड नंबर ऑफ़ चीज़ें हो सकती है। आपका ये पॉलिसी हो सकता है कि भाई मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% मैं रिज़र्व में कंपलसरी डालूँगा, या फिर आपका ये पॉलिसी होगा कि मेरे जितने भी लेनदार है, लेनदार नहीं बोलें, देनदार बोलेंगे, जितने भी डेटर्स है, मतलब जिसके पास से मुझे पैसे लेने हैं, अगर 3 साल तक मैं उससे पैसे नहीं ले पाया तो मैं उसको प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स बना दूंगा। ये भी मेरा एक फाइनेंशियल पॉलिसी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ है, मेरे एम्प्लॉयज़ जब रिटायर हो गए तो मुझे उसको ग्रेच्युटी देना होगा, या फिर दूसरे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो देने पड़ेंगे। तो यूजुअली कंपनी क्या करती है कि वो ऐसे इंतज़ार नहीं करती कि भाई 40 साल बाद मैं उसको ग्रेच्युटी दूंगा, वो अभी से ही प्रोविज़न बनाना शुरू कर देती है। तो उसके फाइनेंशियल पॉलिसी में ये लिखा हो सकता है कि ये जो ग्रेच्युटी का पैसा है जिसका प्रोविज़न बना रहे वो हम हर मंथ जमा करवाएंगे LIC के प्लान में, या फिर साल के एंड में LIC का प्लान में जमा करवाएंगे। बेसिकली जो ये LIC और NBFC सब होती है उनके पास प्लान्स होता है। जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं, तो वैसे ही प्लान होता है। उसमें क्या होता है, जो कंपनी है वो हर महीने या फिर हर साल वो LIC को उसके वो जो एक पर्टिकुलर स्कीम है उसमें पैसा डालती है। जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं वैसे वो LIC के स्कीम में पैसा डालती है, और फिर 40 साल बाद जब वो इंसान रिटायर हो जाएगा तो वो स्कीम में जितना भी पैसा जमा है वो पूरे पैसे में से उस आदमी को ग्रेच्युटी दिया जाएगा। तो वो जो कंपनी है वो ये डिसाइड कर सकती है कि मैं ये स्कीम में हर मंथ पैसा डालूँगा या फिर साल में एक बार डालूँगा और कितना पैसा डालूँगा। ये सब भी फाइनेंशियल पॉलिसी में इंक्लूडेड हो सकता है। नेक्स्ट है टू प्लान फॉर टैक्सेस। तो जो कंपनीज़ हैं उनको एडवांस टैक्स देना होता है, हर क्वार्टर में एक बार पेमेंट आता है उनका। तो ये पैसे भी उनको निकालने पड़ेंगे ना अपने पॉकेट में से, कहीं से उनको अलग रखना पड़ेगा। वो जब भी उनका सेल होता है तो उनको ये जो अपनी जो इनकम है उसमें से ये टैक्सेस के पैसे अलग रखने पड़ेंगे ताकि वो हर क्वार्टर में उसको जमा कर सके। नेक्स्ट है टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका एसेट क्या होगा, जो कैश है वो उसका एसेट होगा। तो कैश आप किस तरीके से फिर अरेंज करोगे, मतलब उसको किस तरीके से यूज़ करोगे। अभी आपका खुद का फैमिली मेम्बर है, आपका खुद का फैमिली मेम्बर अगर बैंक अकाउंट में 10 लाख 20 लाख लेके बैठा हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे कि अरे बैंक अकाउंट में इतना नहीं रखना चाहिए, तुम जाओ उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर तुम जाओ कुछ खरीद के रखो। तो कंपनीज़ में भी ऐसा होता है, उनको ऐसे कैश है ना अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए, वो उसका फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे उनकी जो कैश है उसमें थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट मिले, या फिर कहीं पे वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब उसके लिए उनका इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट अलग रहेगा। तो लेकिन ये जो भी एसेट्स है उनको भी मैनेज करना है। हमेशा ज़रूरी नहीं है ना कि जो कंपनी है वो हमेशा लोन पे ही चलेगी। कंपनी के पास अपना खुद का कैश भी हो सकता है, वो कैश को किस तरीके से मैनेज करना है। एंड नेक्स्ट फाइनली अपना प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट। तो प्रोडक्शन में क्या होगा, हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट इस प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्ट प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या होगा, अगर आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने बोला है कि वी आर एक्सपेक्टिंग सेल ऑफ 30,000 यूनिट्स, तो 30,000 यूनिट्स में हो सकता है आपने 1,000 यूनिट पहले ही बना के रखा हो, लास्ट ईयर का आपके पास स्टॉक पड़ा है 1,000 यूनिट का, तो आपको करंट ईयर में 29,000 यूनिट्स बनाने हैं। 29,000 में भी आपको फिर उसको बाइफर्केट करना पड़ेगा कि अप्रैल में कितना बनाना है, मई में कितना बनाना है, नवंबर में कितना बनाना है, बिकॉज़ हर एक प्रोडक्ट का सीज़न होता है ना, तो सीज़न में आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा और जो ऑफ सीज़न है उसमें आपको थोड़ा कम बनाना पड़ेगा। अभी वो भी जब सीज़न है, सीज़न में आपने कोई आपका जैसे नवंबर दिसंबर का सीज़न है, आप तब सोच रहे हो कि मुझे एटलीस्ट 3,000 नवंबर में बनाना पड़ेगा, 3,000 दिसंबर में बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से फिर मेरे सारे जो लेबरर्स हैं उनका डेली टारगेट क्या रहेगा, ये पूरा प्लानिंग करना है। आपका टॉप लेवल जो टोटल प्रोडक्शन था वहाँ से लेके आपको मंथ वाइज प्लानिंग करना है,
और उसके बाद डेली प्लानिंग करना है, और लेबरर वाइज हर एक लेबरर का कितना टारगेट रहेगा वो भी आपको प्लान करना है। सो फर्स्ट टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान, तो प्रोडक्शन प्लान में यही रहेगा कि किस तरीके से कब कितना प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से रॉ मटेरियल आएगा। अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो हफ्ते में एक बार आएगा, 15 दिन में एक बार आएगा, महीने में एक बार आएगा। आप उसको किस तरीके से स्टोर करोगे, कौन से वेयर हाउस में रॉ मटेरियल को स्टोर करोगे। आप रॉ मटेरियल को अगर किसी वेयर हाउस में स्टोर किया है तो उसको फिर फैक्ट्री तक कहाँ कैसे लेके आओगे। एक बार आपका गुड्स प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद आप उसको किस तरीके से स्टोर करोगे। जैसे बहुत सारे ऐसे खाने पीने की भी जैसे चीज़ें होती है, उसको प्रोड्यूस करने के बाद भी आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्टोर करना पड़ेगा, वरना वो ख़राब हो जाएगा। जब तक वो ट्रांसपोर्ट होकर रिटेलर के पास नहीं जाता तब तक वो स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, प्रोडक्शन रिसर्च का क्या मतलब है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी जैसे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे जो ऑथर्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने किया है, टाइम स्टडी किया है, मोशन स्टडी किया है। मतलब अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि आपकी जो बुक है, आपके बुक के ऊपर आपको ब्राउन पेपर का कवर चढ़ाना है। आप बैठे हो, आपके 3 फ्रेंड्स बैठे हैं, तो 3 फ्रेंड्स, हर एक फ्रेंड के पास 15-15 बुक्स है। तो आपके 3 फ्रेंड्स हैं, तो आपको 45 बुक्स कवर करना है। अभी आप पहले पेपर काटोगे, उसके बाद बुक कवर करोगे, उसके बाद आपको स्टिकर लगाना है। तो आप अपने फ्रेंड को बोलोगे अरे स्टिकर पास ऑन करो, फिर वो पास ऑन करेगा, फिर आप स्टिकर लगाओगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें जो एक ऑथर है उन्होंने ये मोशन स्टडी सीखा था, और उन्होंने मोशन स्टडी पे रिसर्च किया था, और उन्होंने फिर सजेस्ट किया था अगर एक ही इंसान सेम टाइप का एक्शन बार बार करेगा तो वो एक्शन जल्दी कंप्लीट कर सकता है। मतलब 3 फ्रेंड हो आप, तो 3 फ्रेंड, एक फ्रेंड सिर्फ पेपर काटेगा, जो ब्राउन पेपर है उसको सिर्फ कट करेगा, दूसरा है वो सिर्फ वो जो कवर करेगा, और तीसरा है वो सिर्फ स्टिकर लगाएगा। तो वो जो ब्राउन पेपर कट कर रहा है वो एक बार कट करेगा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, दूसरी बार ढंग से होगा, तीसरी बार, चौथी बार वो फिर उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, तो फिर वो जल्दी जल्दी काम कर पाएगा। आप जो इंसान स्टिकर लगा रहा है उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं कि ये स्टिकर दे दो, फिर उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं, वो उसके पास ही पड़ा हुआ है, वो तुरंत से स्टिकर लगा के उसमें नाम लिख के आगे बढ़ा सकता है। तो उसमें ये वाले मेथड से क्या होगा कि उसमें आपको टाइम कम लगेगा। पर ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन रिसर्च का पार्ट है। मतलब कि किस तरीके से अगर मैं उसको प्रोड्यूस करूँगा, मेरी जो फैक्ट्री है उसमें कौन सी मशीन कहाँ पे रखी होनी चाहिए, मेरा जो एम्प्लॉयज़ है वो किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर मैं उसको खड़ा रखूँ तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, या फिर मैं उसको बिठाऊँ वहाँ पे तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर मेरा एक्स मशीनरी यहाँ पे रखा है एसी के नीचे, वाई मशीनरी थोड़ा दूर रखा है, तो क्या वो ज़्यादा कन्वीनियंट है या कम कन्वीनियंट है, वो सब कुछ प्रोडक्शन रिसर्च का पार्ट है। नेक्स्ट है टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स आपको बता चुकी हूँ कि भाई जैसे 10 बिस्किट है तो 10 बिस्किट में से ग्लूकोज का 10% है, चॉकलेट बिस्किट का 30% है, दूसरे का 5% है। तो ये जो रेशियो है इसको प्रोडक्ट मिक्स के, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो प्रोडक्ट रिस्क है, प्रोडक्ट मिक्स है। और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब आप अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी को इंक्रीज़ करोगे। जैसे अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट बिस्किट निकाला है लेकिन आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो आप उसको चेंज करोगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे। आप रिसर्च करोगे कि भाई मैं इसके टेस्ट को बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं इसके कलर को बेटर कैसे कर सकता हूँ, प्रोडक्ट के कलर को कैसे बेटर कर सकता हूँ, प्रोडक्ट के टेस्ट को कैसे बेटर कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट है। टू सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, अगर मुझे बेटर प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे उसके लिए बेटर मशीनरी चाहिए, तो वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखेगा कि लेटेस्ट मार्केट में कौन सी अच्छी मशीनरी है, कौन सा मशीनरी बेटर ऑटोमेशन देता है, और उसको सिलेक्ट किया जाएगा। टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट, तो अगर आपका जो लोकेशन है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाले देखेंगे। और अगर आपकी जो फैक्ट्री है उसमें 10 मशीनरी रखी है तो 10 मशीनरी कौन सी मशीनरी कहाँ पे रखी है और किस तरीके से रखी है उस पर भी ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो एक अगर कोई पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग का बिज़नेस है, सपोज़ ये बिस्किट का बिज़नेस ले लो, ठीक है।
तो जो आटा रखा है, आटा बनाने का एक मशीन होगा, तो आटा बनाने का मशीन रखा है, उसके बाद पैकेजिंग का मशीन रखा है, उसके बाद आपको आटे में चॉकलेट चिप्स मिक्स करने का मशीन रखा है। तो हर बार एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है कि ये आटा उठा के बहुत दूर एंड में जो चॉकलेट चिप मिक्स करने का मशीन है वहाँ तक लेके जाना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है और ये काफ़ी इनकन्वीनियंट है। तो आप क्या करोगे, वो जो चॉकलेट चिप मिक्स करने का जो मशीन है उसको लेके आओगे नज़दीक में, और ये जो पैकेजिंग तो आपका लास्ट प्रोसेस है ना, तो वो पैकेजिंग को थोड़ा आप दूर लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से आपका कौन सा मशीनरी कहाँ पे रहेगा वो पूरा लेआउट आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला डिसाइड करेगा। टू एस्टिमेट द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन, मतलब कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कितना दूसरे और कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। आपके रॉ मटेरियल भी एक मटेरियल तो नहीं होगा ना, आपको 10-15 रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो 15 रॉ मटेरियल में भी कौन सा रॉ मटेरियल आपको 100 kg चाहिए, कौन सा मटेरियल आपको 10 kg चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है और वो आपको लेके आना है। टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, तो प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं प्रोडक्शन में कंट्रोल। टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, मतलब सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम क्वालिटी के होने चाहिए और अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। टू अंडरटेक एक्टिविटी टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट, मतलब इसमें क्या होगा कि आपका कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कुछ वेस्टेज नहीं हो रहा तो फिर आपका जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहेगा। मेंटेन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी है। टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑन प्रोडक्शन, तो जैसे लेआउट वाला वो बोला था, तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो रहा था कि भाई डो को लेके, जो आटे को लेके आप चॉकलेट चिप का जो मशीनरी है काफ़ी दूर रखा है, तो आप जब उसको पास लेके आए तो आपका जो पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो सिर्फ यही नहीं है, दूसरा जैसे मशीनरी आप इंट्रोड्यूस करोगे जो कि ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, या फिर कुछ ऐसी मशीनरी है जो कि चलाने में ज़्यादा कन्वीनियंट है, सिंपल है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन के पूरे जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।